गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुछ उत्तराखंड के स्टैटिक प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम डीप लेके जाएंगे। इसके अलावा लास्ट में हम उत्तराखंड के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम प्रजाति है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है किरात, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है खश और ऑप्शन डी है शक। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कोल प्रजाति है ये उत्तराखंड की उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम प्रजाति मानी जाती है। अगर हम यहाँ पर कोल की बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो लोग हैं कोल प्रजाति के लोग, ये देखने में जो आपके भद्दे और क्रूप थे। दूसरा, अगर हम इस प्रजाति की बात करते हैं तो जो हमारे साहित्य है या पूरा साहित्य है, उस पूरा साहित्य में जो कोल प्रजाति है इसे जो है मुंड नाम से, मुंड के अलावा मुंड या फिर शबर, इस नाम से जो है कोल प्रजाति को जाना जाता था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो कोल प्रजाति है ये आपकी लिंग पूजा करती थी और लिंग पूजा के साथ साथ जो है इनमें जो है ये वृक्ष पूजा भी जो है कोल प्रजाति करती है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखते हैं तो कोल प्रजाति में एक प्रथा प्रचलित थी जिस प्रथा को जो है कुमार कुमारी प्रथा के नाम से जानते हैं। कुमार कुमारी प्रथा, कुमार और कुमारी प्रथा जो है कोल प्रजाति में पाई जाती है। इस प्रथा में जो आपको भूटांतिक प्रभाव या भूटिया प्रभाव जो है देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम किरात की बात करते हैं, कोल के बाद जो दूसरी प्रजाति है वो किरात है जो यहाँ पर निवास करती है। अगर हम किरातों की बात करते हैं तो किरातों को जो है या फिर कीर किन्नर या फिर कीर नाम से जो है किरातों को जाना जाता है। स्कंद पुराण में जो किरातों को भिल भिल नाम यानी ये विल जो है किरातों के लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम इनकी किरातों की भाषा की बात करते हैं तो जो किरात लोग हैं ये जो है मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं। जो इनकी भाषा या बोली या भाषा बोल सकते हैं, बोली या फिर भाषा, ये जो इनकी क्या थी, मुंडा मुंडा इनकी भाषा या बोली थी। अगर हम इनके मुख्य खाद्यान्न की बात करते हैं, जो किरात है इनका मुख्य खाद्यान्न जो आपको जो सत्तू होता है, सत्तू जो है इनका मुख्य खाद्यान्न है। अगर हम इसी में अगर हम और बात करते हैं तो जो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम किरातों की बात कर रहे थे। तो किरातों में हमने अभी देखा कि इनको जो है किन्नर या कीर भी कहा जाता है। दूसरा, अगर हम इनकी बात करते हैं तो जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में जो किरातों के लिए भेल शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम इनकी भाषा या बोली की बात करते हैं तो किरात लोग जो है आपकी मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर इनके मुख्य आहार की बात करते हैं तो इनका जो मुख्य आहार है वो आपको सत्तू देखने को मिलता है। वहीं अगर हम किरात प्रजाति के बारे में बात करते हैं तो जो ये किरात प्रजाति है भ्रमणकारी या फिर पशुपालक प्रजाति के रूप में जो है किरात को जाना जाता है। वहीं अगर हम खश प्रजाति की बात करते हैं तो खश प्रजाति जो है उत्तराखंड में किरातों के बाद आने वाली तीसरी प्रजाति है। और इस प्रजाति को जो है अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है बृहद संहिता में जो खशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, तंगा। तंगा शब्द जो है खशों के लिए बृहद संहिता में प्रयोग किया गया है।
वहीं अगर हम शक प्रजाति की बात करते हैं तो शक जो है पश्चिम एशिया से इस प्रजाति का उद्भव हुआ है, या कह सकते हैं कि जो शक प्रजाति है ये उत्तराखंड में जो है पश्चिम एशिया से जो है आई है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो है पश्चिम एशिया से जो है जो शक प्रजाति है या शक प्रजाति है, इसने जो है यहाँ पे आगमन किया और यहीं पर जो है इसने अपना शासन करना शुरू कर दिया था। अगर हम शकों की बात करते हैं तो शक प्रजाति भी जो है ये इसे हम पशुपालक के रूप में देखते हैं। पशुपालक, ये इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालक था। और अगर जो आप उत्तराखंड में जितने भी सूर्य मंदिर देखते हैं तो उसमें जो आपके शकों का प्रभाव देखने को मिलता है, या कह सकते हैं कि जो सूर्य मंदिर है शकों के द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है खशों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया था। आपके पास ऑप्शन ए है 1890, ऑप्शन बी है 1885 और ऑप्शन सी दिया गया है 1965 और ऑप्शन डी दिया गया है 1970। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी 1885 हो जाएगा। जो खश प्रजाति है, खश प्रजाति को जो है भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो है, नहीं, जो भारत है भारत सरकार के द्वारा 1885 में जो है जो इनको जो है शूद्र वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। टिकुआ प्रथा का संबंध किस प्रजाति से है। ऑप्शन ए है मुंड, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है किरात और ऑप्शन डी है खश। अगर हम टिकुआ प्रथा की बात करते हैं तो टिकुआ जो प्रथा है ये आपकी खशों में देखने को मिलती है। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि जब जब कोई जो खश महिला है, यानी जो खश प्रजातियों में है जो महिलाएं थी, अगर उसका पति मर जाता है, यानी कह सकते हैं कि एक विधवा महिला की बात की जा रही है। अगर कोई विधवा महिला जो है अपने घर में किसी अन्य पुरुष को रखती है तो उस प्रथा को जो है टिकुआ प्रथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जटेला प्रथा संबंधित है। ऑप्शन ए है महिला द्वारा दूसरा विवाह करना, ऑप्शन बी है किसी विधवा द्वारा अपने घर में अन्य पुरुषों को रखना और ऑप्शन सी है महिला द्वारा दूसरा विवाह करने के बाद पहले पति से पैदा संतान और ऑप्शन डी है विधवा महिला। तो इस प्रश्न का जो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब जो है ये प्रथा भी जो आपकी जो जटिल प्रथा है ये भी आपकी खशों में देखने को मिलती है। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, जब कोई महिला जो है दूसरा विवाह करती है तो जो पहला पति है, पहले पति द्वारा जो उत्पन्न संतान है उस संतान को जो है जटिला कहा जाता था और इसी को जो है ये जटिला प्रथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाखों गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर डॉक्टर MP जोशी, ऑप्शन बी है यशोधर मटवाल, ऑप्शन सी है राकेश भट्ट और ऑप्शन डी है BM खंडूड़ी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर MP जोशी को जो है जो लाखों गुफा है, लाखों गुफा की खोज का श्रेय जाता है। इनके द्वारा जो है 1968 में जो है लाखों गुफा की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग, ऑप्शन बी है दक्षिण कुरु शब्द का प्रयोग और ऑप्शन सी है देवभूमि का प्रयोग और ऑप्शन डी है केदारखंड का प्रयोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए उत्तर कुरु शब्द जो है हो जाएगा। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम दक्षिण कुरु की बात करते हैं तो दक्षिण कुरु का शब्द जो शब्द है इसका प्रयोग जो जो आपका मेरठ और हस्तिनापुर क्षेत्र है, हस्तिनापुर क्षेत्र, उस क्षेत्र के लिए जो आपके दक्षिण कुरु का शब्द दक्षिण कुरु शब्द प्रयोग किया गया है। वहीं अगर देवभूमि की बात करते हैं तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड के लिए देवभूमि या फिर मनीषियों की भूमि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सी गुफा बद्रीनाथ के निकट स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है गणेश गुफा, ऑप्शन बी है नारद गुफा, ऑप्शन सी है मुचकुंद गुफा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी, यानी जो जितनी भी ये गुफाएं हैं ये सब जो है आपके बद्रीनाथ के निकट देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे जो अन्य गुफाएं गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, इसके अलावा यहाँ पर जो मिलती है आपकी व्यास गुफा। व्यास गुफा भी आपको बद्रीनाथ में देखने को मिलती है। व्यास गुफा के अलावा यहाँ पर आपको स्कंद गुफा भी जो आपको बद्रीनाथ के निकट देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है उषा रागोदय नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है रुद्रचंद, ऑप्शन बी है कल्याण चंद्र, ऑप्शन सी है सुदर्शन शाह और ऑप्शन डी है नरेंद्र शाह। जो उषा रागोदय काव्य है या नाटक है, इस नाटक की रचना जो है रुद्रचंद के द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 9 है जाखन देवी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है चंपावत, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी है बागेश्वर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। जो जाखन देवी मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है? ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है कुनिंद, ऑप्शन सी है योधे और ऑप्शन डी है पौरव वंश। इससे संबंधित मैंने कल एक 1.5 घंटे की लगभग एक क्लास ली है, उस क्लास में इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है बी कुनिंद। कुनिंद जो है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे, उसमें जो है मैंने कुनिंद और शक तक जो है पूरा कवर कर रखा है। उसमें प्रागैतिहासिक काल से लेके जब शकों का जो है उत्तराखंड में आगमन होता है वहां तक जो है हमने इससे कवर कर रखा है। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम सेंट्रल डेयरी लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? आपके पास ये जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये आगे के जितने प्रश्न हैं आपके करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है ऋषिकेश, ऑप्शन जो सी है वो है हल्द्वानी और ऑप्शन डी है गोपेश्वर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी हल्द्वानी। जो अभी सेंट्रल डेयरी लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये सेंट्रल डेयरी लैब जो है आपकी हल्द्वानी में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है राज्य में नारी शक्ति वंदन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन ए है काशीपुर, ऑप्शन बी है रुद्रपुर और ऑप्शन सी है उत्तरकाशी, ऑप्शन डी है बागेश्वर। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी रुद्रपुर में जो भी नारी शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है दीदी बैणा महोत्सव। दीदी बैणा महोत्सव का आयोजन जो है अभी कहाँ किया गया है? अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करते हैं आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बागेश्वर, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़ और ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नारी शक्ति वंदन महोत्सव, ये अभी पूछा गया है, ये रुद्रपुर में इसका आयोजन किया गया। अगर इसी में पूछा जाए दीदी भूली महोत्सव, ये जो महोत्सव है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में इसका आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शिरकत की गई थी। इसी में अगर पूछा जाता है आपके पास चेली बुआरियों कोथिग, चेली बुआरियों कोथिग, तो इसका जो आयोजन है चेली बुआरी कोथिंग, ये जो आपके इसका आयोजन आपके बागेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। वहीं अगर
पूछा जाता है कि वे बुआरी नोनी कोतिग, वे बुआरी नोनी कोतिग, तो इसका जो आयोजन है ये आपके रुद्रपुर में जो इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो 14वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जनपद है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है उधम सिंह नगर और ऑप्शन सी है नैनीताल, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। जब भी गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है, वो उसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो नैनीताल को मिला है। वहीं अगर हम द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो इसमें जो द्वितीय स्थान आपको जो देहरादून है, देहरादून जनपद को जो है द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रगतिशील किसान सम्मान से राज्य की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है 20 महिलाएं, ऑप्शन बी है 24 महिलाएं, ऑप्शन सी है 28 महिलाएं और ऑप्शन डी है 15 महिलाएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 28 महिलाओं को जो है वर्ष 2025 के प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है उत्तरकाशी जनपद से जो है आपकी 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम अन्य जनपदों की बात करते हैं तो शेष जो 24 महिलाएं हैं वो प्रत्येक जनपद से 2-2 महिलाओं को जो है सम्मानित किया गया है। केवल उत्तरकाशी जनपद एक ऐसा जनपद है जहाँ से 4 महिलाएं इसमें सम्मानित किया गया है। बाकी शेष जनपदों में से जो आपकी 2-2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव को बुआरी विलेज, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यूके ट्रिपल एससी जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछती है। जिसमें पूछा है कि हाल ही में किस गांव को बुआरी विलेज की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए है आपके मथुली गांव, ऑप्शन बी है लुवानी गांव और ऑप्शन सी है हर्षिल गांव, ऑप्शन डी है जखोली गांव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, जो मथुली गांव है, मथुली गांव को जो है अभी बुआरी विलेज का दर्जा दिया गया है। ये गांव आपके उत्तरकाशी जनपद में जो है पड़ता है, उत्तरकाशी जनपद। वहीं अगर लुवानी गांव की बात करते हैं तो लुवानी गांव जो है आपके चमोली जनपद में जो है आपका लुवानी गांव पड़ता है। वहीं अगर हर्षिल की बात करते हैं तो हर्षिल भी आपका उत्तरकाशी जनपद में आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में धन्वंतरि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर मायाराम उनियाल को, ऑप्शन बी है लीलाधर जगुड़ी को, ऑप्शन सी है द्वारिका प्रसाद सेमवाल को और ऑप्शन जो डी है वो है आपके पास डॉक्टर बसंती बिष्ट को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर जो ए है डॉक्टर मायाराम उनियाल। डॉक्टर मायाराम उनियाल को जो अभी हाल ही में धन्वंतरि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगर हम डॉक्टर मायाराम उनियाल की बात करते हैं तो डॉक्टर मायाराम उनियाल जो है ये जड़ी बूटी के विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। वहीं अगर हम लीलाधर जगुड़ी की बात करते हैं तो लीलाधर जगुड़ी को भी एक सम्मान जिसको राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से जो है लीलाधर जगुड़ी को सम्मानित किया गया है। अगर हम यहाँ पे जो अगला है द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा जो है अभी एक मिशन शुरू किया गया है जिसे कल के लिए जल अभियान, कल के लिए जल अभियान ये जो है शुरू किया गया है। अगर हम इस अभियान की बात करते हैं तो ये इनके द्वारा एक संस्था की जो है स्थापना की गई है। इनकी जो संस्था है उसे जो आप हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जो है इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई है। इस संस्था के माध्यम से जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इन्होंने जो है वर्ष 2025 को जो है जल वर्ष के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, दुनिया की प्रथम हर्बल घाटी
यहाँ पर एक छूट गया है बसंती बिष्ट। अगर हम डॉक्टर बसंती बिष्ट की बात करते हैं तो डॉक्टर बसंत की बिष्ट जो है आपकी जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद की रहने वाली है। जो यहाँ पे लुवानी गांव है, ये लुवानी गांव जो है इसका संबंध जो है बसंती बिष्ट का संबंध लुवानी गांव से ही है। जो बसंती बिष्ट है अभी इनको जो है हाल ही में आपके जो लोक निर्मला सम्मान है उस लोक निर्मला सम्मान से जो है डॉक्टर बसंती बिष्ट को सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको जो है 2017 में जो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार से जो है 2017 में डॉक्टर बसंती बिष्ट को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया की प्रथम हर्बल घाटी बन गई है। आपके पास ऑप्शन ए है गंगा घाटी, ऑप्शन बी है यमुना घाटी, ऑप्शन सी दिया गया है दारमा घाटी और ऑप्शन डी है अलकनंदा घाटी। तो अब इसका जो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यमुना जो घाटी है, यमुना घाटी को जो अभी प्रथम हर्बल घाटी का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 है देश की प्रथम देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी दिया गया है काशीपुर और ऑप्शन डी है हल्द्वानी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके पास ऑप्शन ए देहरादून में जो है अभी हाल ही में जो देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग है उसका आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया है। आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए है वो है आपके पास हर्षिल, ऑप्शन बी है नैनी डांडा, ऑप्शन सी है ज्वालपा देवी मंदिर और ऑप्शन डी है लेंस डॉन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, सॉरी सी, डी लेंस डाउन। लेंस डाउन में जो है अभी तीसरा डॉपलर रडार लगाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मौसम से संबंधित जितना जो जानकारी है वो हमें पहले उपलब्ध हो जाए ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को इससे सुरक्षित बचाया जा सके। इसमें अगर हम अन्य दो की बात करते हैं तो इसमें जो है उत्तराखंड में जो कुल 3 डॉपलर जो रडार लगाए गए हैं, एक तो आपका लेंसडाउन में हो गया। अगर हम अन्य दो की बात करते हैं तो इसमें एक आपका मुक्तेश्वर ये आपका नैनीताल में पड़ता है और एक जो है आपका जो टिहरी में एक प्रसिद्ध मंदिर है सुरकंडा देवी मंदिर, ये आपका टिहरी में पड़ता है। दूसरा रडार जो है यहाँ पर लगाया गया है। तो ये कुल 3 डॉपलर रडार जो है उत्तराखंड में लगाए गए हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है।